तो बच्चों क्लास 12th केमिस्ट्री में हम लोग अल्कोहल फेनॉल ईथर चैप्टर जो कर रहे थे, तो उसमें लास्ट वीडियो में हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे बात की थी, ठीक है। और वहाँ पे हम लोग सॉलिबिलिटी और बॉइलिंग पॉइंट इस पे डिस्कस भी किए थे और उसका क्वेश्चंस भी देखे थे। आज हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं अल्कोहल फेनॉल्स का, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़, chemical properties of alcohols and phenols, ठीक है। chemical properties of alcohols and phenols, इस पे हम लोग बात करने जा रहे हैं अभी। तो देखिए इसमें जो है पहला जो है वो हम लोग बात करेंगे आज एसिडिक नेचर पे, एसिडिक नेचर पे, ठीक है। तो देखिए अल्कोहल और फेनॉल ये दोनों जो है, जैसे अल्कोहल, कोई अल्कोहल ले लिए ROH, फेनॉल ले लिए ठीक है, अल्कोहल और फेनॉल। तो अल्कोहल जो है वो H+ देता है ना। क्यों? क्योंकि देखिए ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से, तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे, या जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी ओर थोड़ा ज़्यादा पुल करेगा, नहीं, उसको अपनी ओर थोड़ा ज़्यादा पुल करेगा, इधर इसको अपनी ओर थोड़ा ज़्यादा पुल करेगा, ठीक है। इस तरह से इस तरफ पुल करेगा, तो पुल करेगा तो ये बॉन्ड ज़्यादा पोलर हो जाएगा। जैसे ये ऑक्सीजन जो है वो तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्या करेगा, सिग्मा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर पुल करेगा ना, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने का तो मतलब यही होता है। तो ये बॉन्ड ज़्यादा पोलर हो जाएगा, तो जब पूरी तरह से पुल कर लेगा तो ये H+ बाहर निकलेगा यहाँ से, ऐसे ये H+ बाहर निकल जाएगा, है ना। और जो चीज़ H+ देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो एसिडिक नेचर का होता है। जो कंपाउंड सॉल्यूशन में H+ देगा वो क्या होगा, एसिडिक होगा ना। तो यहाँ से जैसे H+ निकला, यहाँ से H+ निकला, तो निकलने के बाद यहाँ पे क्या बनेगा ये, और यहाँ पे क्या बनेगा, यही होगा ना, ठीक है। ठीक है, तो ये जो बना इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एल्कोक्साइड आयन। ये जो बना इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फेनॉक्साइड या फिर फेनेट आयन। फेनॉक्साइड आयन बोलते हैं या फिर फेनेट आयन बोलते हैं, ठीक है। तो अल्कोहल और फेनॉल दोनों जो है वो एसिडिक नेचर का होता है, और आफ्टर गिविंग H+ आयन जो बनता है वो एल्कोक्साइड आयन और फेनेट आयन ये बनते हैं। तो एक ये भी ध्यान होगा कि कोई चीज़ अगर एसिड होता है, एसिडिक नेचर का है, जैसे मान लीजिए क्लास 11th में एसिड बेस कॉन्सेप्ट पढ़ना था, तो उसमें ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना था, और उसमें आपने ये पढ़ा होगा ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट में कि एसिड जब H+ देता है तो देने के बाद जो चीज़ बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। कॉन्जुगेट बेस, एसिड जो है H+ देने के बाद क्या बनाता है, कॉन्जुगेट बेस। तो एसिड का जो स्ट्रेंथ है, यानी वो कितना स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि इसका स्टेबिलिटी कितना है। अगर ये ज़्यादा स्टेबल है तो इसका क्या मतलब होगा कि ये H+ आसानी से देगा, नहीं, अगर ये H+ आसानी से दे रहा है इसका मतलब ये ज़्यादा एसिडिक है। अगर ये थोड़ा सा लेस स्टेबल है, सपोज लेस स्टेबल है, यानी कि इसका जो है ये फॉर्म करने का टेंडेंसी थोड़ा कम होगा,
यानी ये इसका H+ देने का टेंडेंसी थोड़ा कम होगा, यानी ये थोड़ा सा लेस एसिडिक है ना। तो एसिडिक नेचर जब हम कंपेयर करते हैं अल्कोहल्स का या फिनॉल्स का, तो हम स्टेबिलिटी देखते हैं उसके कॉन्जुगेट बेस का। जैसे अल्कोहल यहाँ पे है, अगर हम बोल रहे हैं कि ये एसिडिक नेचर पे बात हो रही है ना, तो सपोज करते हैं कि ये कोई एसिड है जैसे, तो H+ देने के बाद ये जो बनेगा ये क्या होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, ये जो है वो है कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। उसी तरह से ये जैसे है, तो ये कॉन्जुगेट बेस हुआ किसका, फेनॉल का, है ना, ये फेनॉल का कॉन्जुगेट बेस हुआ, कॉन्जुगेट बेस, इस तरह से, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तो देखिए कोई भी एसिड जैसे अल्कोहल ही की बात अगर हम कर रहे हैं यहाँ पे ROH अल्कोहल, तो जब हम इसका सॉल्यूशन बनाएंगे, है ना, जैसे वाटर सॉल्वेंट ले लिए, तो इस केस में ऑक्सीजन पे ये लोन पेयर है ना, तो ये जब इस पे भी लोन पेयर ये हुआ, तो ये एसिडिक नेचर का है, तो ये H+ देगा ऐसे। H+ जो दिया, तो देने के बाद यहाँ पे RO- बनेगा, ठीक है, H+ देने के बाद RO-, और यहाँ पे H3O+ बनेगा, ये दिया ना, तो H3O+ और ये, तो सॉल्यूशन में क्या हो गया, हाइड्रोनियम आयन बन गया, हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। तो ये हाइड्रोनियम आयन के प्रेजेंस के चलते वो सॉल्यूशन एसिडिक हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम ये देखते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालेंगे, तो क्या होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन यहाँ पे क्या आएगा, क्लास 11th में आप लोग ये पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ये अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस एंड दिस, ये होगा, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बट सॉल्वेंट वाटर तो है, वाटर यहाँ पर जो है वो तो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का अमाउंट ऑलरेडी मैक्सिमम लिया जाता है ना, तो ये मैक्सिमम अमाउंट में है। मैक्सिमम अमाउंट का मतलब ये हुआ कि बहुत ज़्यादा अमाउंट है वाटर का, जैसे तो थोड़ा सा अमाउंट अगर वाटर का यूज़ हुआ भी है सपोज, तो फिर भी तो इसका अमाउंट तो कांस्टेंट ही रहेगा ना, नहीं, तो ये अमाउंट कांस्टेंट रहेगा। तो इसलिए ये कांस्टेंट जब इस कांस्टेंट से इनटू हो जाएगा तो एक दूसरा कांस्टेंट होगा। तो जैसे यहाँ पे मैं लिख दूँ के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनटू ये वाटर का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे इनटू कर दिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा, RO- और ये जो हो गया वो हो गया H3O+ अपॉन ROH हुआ, ये लिख सकते हैं। तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है और इसका अमाउंट जो है वो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट, ये जो दोनों कांस्टेंट है वो क्या है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर, Ka बोलेंगे, ठीक है, Ka। तो K क्या हो जाएगा, RO- इंटू H3O+ अपॉन ROH, ठीक है। ये जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड, ठीक है। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड जो है, यानी कि K का वैल्यू ज़्यादा कब होगा, जब ये कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा। ये अगर ज़्यादा है इसका मतलब ये एसिडिक है, ये ज़्यादा है इसका मतलब वो सॉल्यूशन एसिडिक होगा।
ये ज़्यादा होगा इसका मतलब इसका वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा, नहीं। तो हम क्या कह सकते हैं कि H3O का जो कॉन्सेंट्रेशन है तभी ना ज़्यादा होगा जब ये H+ ज़्यादा देगा। ये ऑलरेडी ज़्यादा है, मैक्सिमम अमाउंट में है, तो H+ ये जितना ज़्यादा देता जाएगा H3O+ उतना ज़्यादा बनता जाएगा, सही है ना। तो इसलिए क्या होगा, हाइड्रोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ता है, हाइड्रोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ता है, ठीक है, तो Ka का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। हाइड्रोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो Ka का वैल्यू बढ़ेगा, यानी कि हाइड्रोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि एसिडिक नेचर बढ़ेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ या नेचर बोल दें एक ही बात है, वो भी बढ़ेगा, ठीक है। तो Ka का वैल्यू जितना ज़्यादा होता है एसिडिक नेचर उतना ज़्यादा होता है, ठीक। Ka का वैल्यू कम होगा एसिडिक नेचर कम हो जाएगा। एक और टर्म है pKa। pKa जैसे pH होता है वैसे ही pKa। pH में हम लोग क्या लिखते हैं, pH = -log H+, तो वैसे ही pKa क्या लिखेंगे, -log Ka, ठीक है। तो Ka का वैल्यू अगर ज़्यादा होता है, इसका वैल्यू अगर ज़्यादा होगा तो ये पूरे का वैल्यू तो कम हो जाएगा ना, माइनस में साइन है, यानी pKa का वैल्यू उतना कम हो जाएगा। Ka का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा pKa का वैल्यू उतना कम हो जाएगा, ठीक। और Ka का वैल्यू ज़्यादा होने का मतलब क्या है, एसिडिक नेचर ज़्यादा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ ये क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो Ka का वैल्यू जितना ज़्यादा है एसिडिक नेचर उतना ज़्यादा होता है, यानी कि pKa का वैल्यू उतना कम होता है ना। तो हम कह सकते हैं कि pKa जितना ज़्यादा होगा एसिडिक नेचर उतना कम होगा, इन्वर्स रिलेशन है ना यहाँ पर, ठीक है। pKa का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा एसिडिक नेचर उतना कम होगा, pKa जितना कम होगा एसिडिक नेचर उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। ये बात यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है ना। तो ये हम लोग एसिडिक नेचर के बारे में अभी समझ रहे हैं यहाँ पे अल्कोहल और फेनॉल का। इसी तरह से फेनॉल के लिए भी होता है, सेम चीज़ आप फेनॉल के लिए भी लिख सकते हैं, यहाँ पे R की जगह पे बेंजीन कर देंगे तो वैसे ही, ठीक है। तो जैसे ये ROH है वैसे ही हो गया बेंजीन OH और वाटर, तो H+ दे दिया, ये हो गया फेनेट आयन या फेनॉक्साइड आयन, और प्लस H3O+, ये हो गया, तो ये हो गया फेनेट या फेनॉक्साइड आयन, है ना। तो यहाँ पे भी वही बात हो जाती है, फेनॉल के लिए भी वही बात होगी कि Ka का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा या फिर Ka का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा तो P का वैल्यू उतना कम होगा, तो एसिडिक नेचर उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। तो अल्कोहल्स के लिए भी वैसे ही होता है और फेनॉल्स के लिए भी वैसे ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोग समझ रहे हैं बात वो ये कि अल्कोहल और फेनॉल ये दोनों जो है वो एसिडिक नेचर का होता है। और इसका ये जो बिहेवियर है एसिडिक नेचर वाला, ये हम लोग इसके कुछ रिएक्शन से भी कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे देखिए some reactions which confirm the acidic nature of alcohols and phenols are। यहाँ पे जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो कुछ रिएक्शंस देखने जा रहे हैं, और कुछ रिएक्शंस जो हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं वो क्या बताने जा रहा है,
वो अल्कोहल और फिनॉल का एसिडिक नेचर को कंफर्म कर रहा है, ठीक है। अल्कोहल और फिनॉल का एसिडिक नेचर को कंफर्म करने जा रहा है। तो जैसे देखिए एसिड्स का एक प्रॉपर्टी हम लोग क्या जानते हैं कि एसिड्स जब एक्टिव मेटल्स के साथ रिएक्शन करता है तो वो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देता है, ठीक है। एसिड्स जो होते हैं ना वो एक्टिव मेटल्स मतलब क्या, एक्टिव मेटल्स मतलब जैसे सोडियम हुआ, पोटेशियम हुआ, ये सब है ना, लाइक सोडियम, पोटेशियम, ये सब। तो ये सब से जब एसिड्स रिएक्शन करता है तो वो हाइड्रोजन गैस देता है और पॉप साउंड आवाज़ करता है ना। उसको हम लोग टेस्ट भी कर सकते हैं टेस्ट ट्यूब में, तो पॉप साउंड मिलता है हम लोग को। तो उससे पॉप साउंड जो क्रिएट होता है वो कंफर्म करता है कि हाइड्रोजन गैस निकला है। और वहाँ पे टेस्ट ट्यूब में जैसे कि कोई एक्टिव मेटल डाल दिए, कोई एसिड डाल दिए, तो उसके ऊपर से जब गैस निकलेगा तो वहाँ पे कोई बर्निंग स्प्लिंटर रख देंगे, ठीक है, तो वो बुझ जाता है, वो एक्सटिंग्विश कर जाता है। तो हाइड्रोजन जो है वो आग को बुझाता भी है और फायर एक्सटिंग्विश करता है, और दूसरा कि पॉप साउंड आवाज़ करता है। तो उससे कंफर्म होता है कि वो हाइड्रोजन गैस बाहर निकला है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी एसिड का होता है। अब हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि अल्कोहल जो है वो भी तो एसिडिक है, फिनॉल जो है वो भी एसिडिक है, अल्कोहल भी एसिडिक और फिनॉल भी एसिडिक है ना। तो अल्कोहल जब सोडियम से रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, RONA ये मिलेगा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा। ये मैंने बैलेंस किया हुआ है, ठीक है। उसी तरह से सोडियम से जब रिएक्शन करेगा फिनॉल तो बेंजीन ONA ये मिला, बेंजीन ONA, और यहाँ पे हाफ H2 ये मिला, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है ये बात, ठीक है। तो ये जो है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे सोडियम एल्कोक्साइड। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सोडियम फेनॉक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम फेनॉक्साइड। और ये क्या हुआ, सॉल्ट है, ठीक है। तो एक्टिव मेटल के साथ कोई चीज़ अगर सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस दे रहा है इसका मतलब वो चीज़ एसिड है। उसी तरह से चूँकि अल्कोहल और फिनॉल सोडियम जो कि एक एक्टिव मेटल है उसके साथ रिएक्शन जब करेगा तो वो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है बाय नेचर वो क्या हुआ, एसिडिक नेचर हुआ, है कि नहीं। तो ये एसिडिक नेचर कंफर्म हो गया इस रिएक्शन से। अब जैसे ये अल्कोहल का जो रिएक्शन लिखा हुआ है ये तो एक जनरल रिएक्शन लिखा हुआ है आर के टर्म्स में। हम लोग एग्जांपल अगर स्पेसिफिक लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं, जैसे इथेनॉल, इथेनॉल का सोडियम से रिएक्शन करा दिए, ठीक है, तो क्या बन जाएगा RONA, C2H5 RONA ये हो गया, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन बाहर निकल गया, ये हो गया सोडियम इथॉक्साइड बोलेंगे इसको। ठीक, और भी रिएक्शंस लिख सकते हैं इसका आप, है ना। तो ये जो है इथेनॉल का जैसे करा दिए, आप प्रोपेनॉल का भी ले सकते थे, जैसे एक लिख देता हूँ मैं प्रोपेनॉल के लिए भी, CH3 CH2 CH2OH सोडियम,
तो H हटेगा, Na लगेगा, CH3 CH2 CH2 ONA हो गया, और प्लस जो हाइड्रोजन गैस है उसका पॉप साउंड। ठीक है, तो इस तरह से ये हम लोग एसिडिक नेचर कंफर्म कर सकते हैं। जैसे सोडियम का करवाया, यहाँ पे मैं पोटेशियम भी लिख सकता हूँ, तो सोडियम से करवाएं या पोटेशियम से करवाएं, एक ही तरह से रिएक्शन भी होगा। ठीक है, ये तो एक हो गया। अब देखिए, जैसे एसिड जो होता है बेस के साथ जब वो रिएक्शन करता है, ऐसा बेस जिसमें OH ग्रुप हो, हाइड्रोक्सिल बेस, ऐसा बेस जिसमें OH ग्रुप हो, है ना। तो एसिड जब बेस के साथ मिलता है तो सॉल्ट और वाटर बनाता है, सही है, सॉल्ट और वाटर बनता है ना। ये रिएक्शन हम लोग पहले से भी जानते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं इसको। तो अगर हम लोग ऐसे समझें इसको कि अगर कोई चीज़ बेस के साथ रिएक्शन करने पे सॉल्ट और वाटर बनाता है, इसका मतलब वो चीज़ क्या है, एसिड है ना। अगर कोई चीज़, कोई सब्सटेंस बेस के साथ रिएक्शन करने पर सॉल्ट और वाटर बना रहा है, इसका मतलब वो सब्सटेंस क्या है, वो सब्सटेंस एसिड है। ठीक है, तो अल्कोहल जैसे ले लिए, ठीक। अब ये जो है एक बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, ये आप सब जानते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो अल्कोहल जब इससे रिएक्शन करता है तो क्या हो जाता है, H और OH वाटर बन जाता है, और RONA ये मिल जाता है, RONA और वाटर। तो ये RONA अभी मैं लिखा था थोड़ी देर पहले, ये सॉल्ट है, ये वाटर हो ही गया, तो सॉल्ट और वाटर मिल रहा है, और ये जो है वो एक बेस तो है ही। तो कोई चीज़ अगर बेस के साथ मिल करके सॉल्ट और वाटर बना रहा है, इट मीन्स कि ये जो चीज़ है ये क्या है, ये एसिड है बाय नेचर। तो ये बाय नेचर एसिड हो गया। कोई डाउट इसमें? ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। रिएक्शंस आप लिख सकते हैं आराम से। जैसे प्रोपेन वनॉल, ठीक, इसको मैं NaOH या KOH इन सब से रिएक्शन करा सकता हूँ। तो R, ये R है पूरा, RONAHOH, तो R ONA और प्लस वाटर मिल गया। तो ये सॉल्ट है, वो वाटर है, तो यानी ये कंफर्म हो गया एसिडिक। इथेनॉल भी कर लेते हैं, पोटेशियम भी ले सकते थे, है ना। जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लिए, NaOH की जगह पे क्या ले लिए, KOH, ठीक है, NaOH की जगह पे KOH ले लिए, तो रिएक्शन वैसे ही OH वाटर निकल गया, तो ROK ये हो गया ROK और प्लस वाटर, तो सॉल्ट और वाटर बन गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ये करते हैं, है ना, सॉल्ट और वाटर मिल गया। ठीक है, फेनॉल का भी ऐसे ही रिएक्शन करवा सकते हैं हम लोग, क्योंकि फेनॉल भी एसिडिक नेचर का है, शुरू में ही कर चुके। तो ये फेनॉल NaOH से रिएक्शन करवा दिए, है ना, तो क्या हो जाएगा, H, चूँकि एसिड है तो H देगा, H+ देगा और OH- से मिल करके वाटर बन जाएगा, और यहाँ पे जो हमको प्रोडक्ट मिल जाएगा वो ये और ये। तो ये सॉल्ट है,
सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट और वाटर बन रहा है बेस के साथ, यानी कि ये एसिड है। तो इस तरह से ये जो है वो एसिडिक नेचर को कंफर्म करता है। ये सब रिएक्शंस जो दो एग्जांपल्स हम लोग अभी देख रहे हैं, दो टाइप का एग्जांपल्स हम लोगों ने देखा, तो उसमें हम लोग ये देख पा रहे हैं कि ये जो रिएक्शंस है वो कंफर्म कर रहा है कि अल्कोहल और फिनॉल ये बाय नेचर एसिडिक होता है। दैट मीन्स इसका टेंडेंसी होता है H+ देने का। ठीक है, यहाँ तक तो समझ गए। अब जैसे अल्कोहल्स हम लोग लिए, अब अल्कोहल्स में भी डिफरेंट अल्कोहल्स है, तो उसका एसिडिक नेचर कैसे वैरी करता है, कैसे बदलता है, वो हम लोग को यहाँ पे समझना है। कहने का मतलब ये हुआ कि ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ किसका? डिफरेंट अल्कोहल्स का। डिफरेंट अल्कोहल्स का, ठीक है। तो देखिए, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ डिफरेंट अल्कोहल्स, डिफरेंट अल्कोहल्स का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, इस तरह से। तो वो जो हम डिफरेंट अल्कोहल्स लेते हैं उसकी बात हम लोग अभी कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, मिथनॉल यानी कि मिथाइल अल्कोहल CH3OH, ठीक है, ये ज़्यादा एसिडिक होता है किससे? किसी और 1 डिग्री अल्कोहल से। और वो ज़्यादा एसिडिक होता है किससे? 2 डिग्री अल्कोहल से। और ये ज़्यादा किससे होता है? 3 डिग्री अल्कोहल से। इस तरह से ये ऑर्डर होता है ना। मतलब क्या हुआ इसका कि डिफरेंट डिग्री ऑफ अल्कोहल्स अगर है तो 3 डिग्री अल्कोहल सबसे लीस्ट एसिडिक होता है, उससे ज़्यादा 2 डिग्री अल्कोहल एसिडिक नेचर का होता है, इससे ज़्यादा एसिडिक नेचर 1 डिग्री अल्कोहल का होता है, और उससे ज़्यादा मिथनॉल का होगा, ठीक है। ये ऑर्डर होता है किस चीज़ का? एसिडिक स्ट्रेंथ का, ठीक। तो ऐसा क्यों होता है, या ये ऑर्डर क्यों है ऐसा? क्यों मिथाइल अल्कोहल ज़्यादा एसिडिक होगा और फिर आपका 1 डिग्री और फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री, ऐसा क्यों है ना? इस पे हम लोग अभी बात करने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, जैसे मिथनॉल है, ठीक है, ये जब H+ देगा तो H+ देने के बाद क्या बनेगा? मिथॉक्साइड आयन। कोई एक जनरल दूसरा अल्कोहल अगर 1 डिग्री ले लें, ये तो 0 डिग्री हुआ, कोई 1 डिग्री अल्कोहल ले लें, डिग्री आपको ध्यान होगा, OH जिस कार्बन से लगा रहता है वो कितने कार्बन से बॉन्डेड है, ये डिग्री डिफाइन करता है ना, वही डिग्री होता है अल्कोहल का। तो OH इससे लगा है और ये एक कार्बन से लगा है, तो 1 डिग्री अल्कोहल होगा, तो यानी कि ये कोई 1 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है। तो 1 डिग्री अल्कोहल ये जब H+ देगा तो H+ देने के बाद RCH2O- ये मिलेगा, RCH2O- है ना। ये जब H+ देगा तो ये एक अल्कोक्साइड आयन मिला। ये कैसा अल्कोहल है? OH इससे लगा है, ये इधर एक और इधर एक,
2 कार्बन से लगा है, तो इसलिए ये 2 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। तो 2 डिग्री अल्कोहल से ये मिल गया कॉन्जुगेट बेस। फिर और ये हो गया और फिर ये हो गया। है ना? ये कॉन्जुगेट बेस देखिए, ये जो है आपका ये कैसा है, OH इस कार्बन से लगा है और ये 3 कार्बन से लगा है, तो ये कैसा अल्कोहल हो गया, 3 डिग्री अल्कोहल। तो ये सब डिफरेंट अल्कोहल्स मैंने लिख दिया, डिफरेंट टाइप्स का। और H+ देने के बाद वो जो बना रहा है, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हम लोग वीडियो में देख चुके हैं, अल्कोहल H+ देने के बाद जो बना रहा है उसको क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट बेस। तो हम लोग ये सब कॉन्जुगेट बेस हो गए डिफरेंट अल्कोहल्स का। तो हम लोग इसका स्टेबिलिटी कंपेयर करते हैं, है ना? अभी बात हुई थी, जितना ज़्यादा कॉन्जुगेट बेस का स्टेबिलिटी होगा, यानी कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल का H+ देने का जो टेंडेंसी होता है वो उतना ज़्यादा होता है। और जितना ज़्यादा H+ निकलेगा, जल्दी देगा जितना जल्दी H+, वो उतना ज़्यादा एसिडिक होगा। होता है ना ऐसा? तो यहाँ पे एक चीज़ हम लोग लिख सकते हैं, मोर द स्टेबिलिटी, ये सब जो है वो कॉन्जुगेट बेस है ना? कॉन्जुगेट बेस। तो मोर द स्टेबिलिटी ऑफ द stability of the conjugate base, more is the acidic strength of the more is the acidic strength of the corresponding alcohols, है ना? कहने का मतलब ये हुआ कि जितना ज़्यादा कॉन्जुगेट बेस का स्टेबिलिटी होगा, इस सब का जितना ज़्यादा स्टेबिलिटी होगा, उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल होगा वो उतना ज़्यादा एसिडिक नेचर का होगा। तो यानी कि हम लोग को इसका कॉन्जुगेट बेस का स्टेबिलिटी देखना है। अब यहाँ पे देखिए, हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं। जैसे एल्कोक्साइड आयन है, ये सारे एल्कोक्साइड आयन हैं और कॉन्जुगेट बेस है अल्कोहल का। तो इस पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। तो अब यहाँ पे इस कार्बन के साथ 3 एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है और आपको ध्यान होगा कि एल्काइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट यानी कि पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है। जो अल्काइल ग्रुप है वो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है, प्लस आई इफेक्ट बोलते हैं उसको, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। इससे क्या होगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगा और बगल के एटम पे ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन पर, और इस कार्बन पे भी इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज़्यादा होने का मतलब नेगेटिव चार्ज का डेंसिटी ज़्यादा हो गया। और अगर इस पर नेगेटिव चार्ज का डेंसिटी ज़्यादा हो गया, इसका मतलब, और बगल में ऑक्सीजन पे भी ज़्यादा नेगेटिव है ही ऑलरेडी पहले से, तो क्या होगा, नेगेटिव और नेगेटिव के बीच में रिपल्शन ज़्यादा हो जाएगा। और अगर रिपल्शन ज़्यादा होता है तो मॉलिक्यूल का एनर्जी जो है वो बढ़ जाता है। रिपल्शन ज़्यादा हो जाने से मॉलिक्यूल का एनर्जी बढ़ता है, और मॉलिक्यूल का एनर्जी अगर बढ़ेगा इसका मतलब उसका स्टेबिलिटी कम होगा। समझे? तो 3 डिग्री जो अल्कोहल है वो जो एल्कोक्साइड आयन दे रहा है, तो वहाँ पे हम क्या देख पाते हैं कि इस कार्बन के अराउंड नेगेटिव चार्ज का डेंसिटी ज़्यादा हो जाता है और उसके चलते ये इस पर रिपल्शन ज़्यादा हो जाएगा
एनर्जी ज़्यादा हो जाएगा और स्टेबिलिटी कम हो जाएगा। ठीक है, ऊपर जब गए इस पे तो 2 डिग्री अल्कोहल ये वाला कॉन्जुगेट बेस दिया और यहाँ पे 2 अल्काइल ग्रुप हैं, यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन आएगा, रिपल्शन होगा, एनर्जी बढ़ेगा, स्टेबिलिटी घटेगा, मगर इसकी तुलना में तो कम होगा ना यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देने वाला 3 ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देने वाला सिर्फ 2 ग्रुप लगा हुआ है। तो वो चीज़ यहाँ जो यहाँ हो रहा था वो चीज़ यहाँ भी होगा, मगर यहाँ से कम होगा, यानी यहाँ से कम होगा यहाँ रिपल्शन, तो स्टेबिलिटी जो है वो यहाँ से थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, रिपल्शन कम होगा यानी कि स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। ठीक है, ऊपर आ गए तो 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल ये कॉन्जुगेट बेस दिया। अब जो चीज़ यहाँ और यहाँ हो रहा था वो चीज़ यहाँ भी हो रहा है, मगर यहाँ पे वैसा अल्काइल ग्रुप तो एक ही है ना, तो इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा मगर इन दोनों से कम। यहाँ भी रिपल्शन थोड़ा सा बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने से रिपल्शन बढ़ेगा मगर इस दोनों से कम, एनर्जी बढ़ेगा मगर इन दोनों से कम। ठीक, तो स्टेबिलिटी लेकिन इन दोनों से ज़्यादा हो जाएगा, है ना, जितना लेस रिपल्शन उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी। ऊपर जब आ गए तो मिथनॉल है। ठीक, अब मिथनॉल वाले केस में मिथॉक्साइड आयन बना जो कि एक कॉन्जुगेट बेस है, तो यहाँ पे तो अलग से और कोई है नहीं, तो इसलिए स्टेबिलिटी और ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये बातें हम लोग को यहाँ पे समझनी है। ये इस रीज़न से क्या होता है, हम लोग क्या फाइनली देख पा रहे हैं कि अगर स्टेबिलिटी देख रहे हैं तो सबसे ज़्यादा स्टेबल ये है और सबसे कम स्टेबल ये है। जो कॉन्जुगेट बेस सबसे ज़्यादा स्टेबल है तो उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल होगा वो जल्दी से जल्दी इस फॉर्म में जाना चाहेगा, और ये जल्दी से जल्दी इस फॉर्म में जाना चाहेगा, इसका मतलब कैसे जाएगा, H+ देने के बाद ही ना, यानी कि ये जल्दी से जल्दी H+ देना चाहेगा, और जितना जल्दी ये H+ देगा यानी कि ये उतना ज़्यादा एसिडिक है। समझ गए? उसी तरह से यहाँ पे आइए, ये थोड़ा लेस स्टेबल है, इसका मतलब इसका इधर जाने का टेंडेंसी थोड़ा कम हो जाएगा, यानी H+ देने का टेंडेंसी थोड़ा कम हो जाएगा, एसिडिक नेचर और कम हो जाएगा। इससे भी लेस स्टेबल है ये, तो इसका और कम टेंडेंसी होगा इधर जाने का, यानी H+ देने का टेंडेंसी और घट जाएगा, यानी एसिडिक नेचर इसका और कम, और उसी तरह से इसका और कम, है ना। तो इसलिए ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ जो मैंने शुरू में लिखा, मेथनॉल का सबसे ज़्यादा, और इस तरह से वो घटता जाएगा, उसी का ये सारा एक्सप्लेनेशन था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या समझ रहे हैं, 3 डिग्री alcohols after giving H+ ion, देख रहे हैं, 3 डिग्री alcohols after giving H+ ion forms alkoxide ion which have 3 electron donating alkyl groups. Which have 3 electron donating alkyl groups. So electron density on carbon containing oxygen, so electron density on carbon containing oxygen, मतलब जिस कार्बन के साथ ऑक्सीजन लगा हुआ है, so electron density on carbon containing oxygen increases and repulsion increases, which
which increases the energy and decreases the stability of conjugate base. So more the alkyl groups present in the alcohol, lesser is the stability of the conjugate base. Lesser is the stability of the conjugate base and lesser will be the acidic strength of corresponding alcohols. ठीक है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ हम लोग अल्कोहल का देखते हैं और स्टेबिलिटी हम लोग बात करते हैं कॉन्जुगेट बेस का, है ना। तो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा कॉन्जुगेट बेस, उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल होगा वो उतना ज़्यादा एसिडिक होगा, और जितना लेस स्टेबल होगा कॉन्जुगेट बेस उतना कम एसिडिक स्ट्रेंथ होगा वो अल्कोहल। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है सारा 3 डिग्री अल्कोहल्स का कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, सो the order of acidic strength of different alcohols. So the order of acidic strength of different alcohols is, तो मिथाइल अल्कोहल सबसे ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, है ना, कोई कम अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, 1 डिग्री में उससे ज़्यादा लगा होगा, 2 डिग्री में और ज़्यादा लगा होगा, और 3 डिग्री अल्कोहल में उससे भी ज़्यादा लगा है अल्काइल ग्रुप। तो यहाँ पे हम लोग वही बात कर रहे हैं कि अल्काइल ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का होता है, तो जितना ज़्यादा अल्काइल ग्रुप लगा हुआ रहेगा अल्कोहल में, यानी कि इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी उस कार्बन पे जिस कार्बन के साथ OH लगा हुआ है वो उतना ज़्यादा हो जाएगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाने से रिपल्शन ज़्यादा होगा, स्टेबिलिटी कम हो जाएगा मॉलिक्यूल को। तो इन शॉर्ट अगर हम लोग ये समझें कि जितना ज़्यादा अल्काइल ग्रुप लगा रहेगा उतना लेस एसिडिक हो जाता है वो अल्कोहल, या फिर ये कह लें कि अल्काइल ग्रुप का नंबर जितना कम होगा अल्कोहल उतना ज़्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, और इस रीज़न से यहाँ पे ये ऑर्डर होता है डिफरेंट अल्कोहल्स का जब हम एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं। तो यानी कि मिथनॉल सबसे ज़्यादा एसिडिक हो गया, 3 डिग्री अल्कोहल जो भी होगा वो सबसे कम एसिडिक होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल पे बात की। ठीक है, अब इस पे आज रहने देते हैं इसको, और अगले क्लास में फिर हम लोग और आगे इस पे बात करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ को कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग एसिडिक नेचर एक बड़ा टॉपिक था वो हम लोग ने किया। कल नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी देख लेंगे, तो आप इसको पूरा रिवाइज कर लीजिएगा। अगले वीडियो में हम लोग पहले कुछ क्वेश्चन इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे और फिर नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे। ठीक है, थैंक यू।